लेकिन अगर नॉर्मल जॉब है तो कल को जॉब सिक्योरिटी नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। बिल्कुल। बहुत से लोग 10-10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मतलब जब वो 20 साल के थे तब उन्होंने नौकरी की तैयारी करना चालू किया था। आज वो 30 साल के हैं एंड स्टिल दे आर वर्किंग टू हार्ड फॉर दैट वन पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब। 2019 में नीट की प्रिपरेशन की थी। कौन सा समय सबसे बेहतर होता है किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए? देखिए, शादी को हमारे समाज में एक बंधन माना गया है। बंधन माना गया है। जी बिल्कुल। ऑप्ट कर रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग क्योंकि वो एक तरीके से अफोर्डेबल भी है, टाइम सेविंग भी है और वहाँ पे लोगों को ज़्यादा समझने का टाइम भी मिल रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे नए पॉडकास्ट में। आज हमारे पॉडकास्ट का सेकंड एपिसोड है। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड सिटीजन है हमारी कंट्री के, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। उनका जो समाज को देखने का नज़रिया है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। आम लोगों से समाज को देखने का जो नज़रिया है, जो पर्सपेक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आज के हमारे गेस्ट हैं मानस रावत, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। कैसे हैं मानस जी आप? बहुत अच्छा हूँ सूर्यकांत जी। एक बार आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो पॉडकास्ट है ये आज सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट स्कीम्स, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोग क्लैरिटी चाहते हैं कुछ टॉपिक्स में। तो एक बार प्लीज़ जनता को अपना एक परिचय दे दीजिए, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। उसके बाद हम लोग इन बातचीत को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, जहाँ पर जनता के लिए हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे आपके विचारों से और मेरे सवालों से। जी, मेरा नाम मानस रावत है। मैं जीआईसी फतेहपुर में कार्यरत हूँ, एक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे, जो कि यूपी SSSC के द्वारा मिलती है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी बेसिक एजुकेशन क्या है? आपकी जो पढ़ाई हुई है, आपकी जो शिक्षा है, वो किस स्तर पे हुई है और क्या-क्या आपने परस्यू किया है अभी तक अपनी लाइफ में? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है एमए से। एमए हिस्ट्री। एमए हिस्ट्री? जी, एमए हिस्ट्री से कर रखा है। उसके अलावा मैंने 2019 में नीट की प्रिपरेशन की थी। नीट? जी, कानपुर काकादेव से। और मैंने परस्यू किया नीट को और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था यूपी FMSC में, जिसमें मुझे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट डिप्लोमा का कोर्स। यूपी FMSC एक बार व्यूअर्स को बता दीजिए कि ये क्या होता है। ये एक संस्था होती है जहाँ से आपको डिप्लोमा कोर्स के लिए ऑप्ट किया जाता है। जी, उसमें मल्टीपल डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी, लैब टेक्नीशियन एंड एक्सेट्रा। जी, तो जितना आपने अभी तक अपनी एजुकेशन के बारे में बताया, जी, अगर आज का कोई एक यंग लड़का जो कि 16 से 18 साल का है, वो अपना इंटर पास करता है, 10th पास करता है, कौन सा समय सबसे बेहतर होता है किसी भी सरकारी नौकरी की लेवल की तैयारी करने के लिए? जी, उस समय उस बच्चे का माइंडसेट क्या होना चाहिए, दिमाग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है या हाँ मुझे ये नहीं करना है? जी, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहले तो इंटर करने के बाद बच्चे को परस्यू करना चाहिए कि वो एक बैचलर डिग्री के लिए ऑप्ट करे, अपने आप को तैयार करे। वहाँ से वो बैचलर डिग्री करेगा जिस कॉलेज से, वहाँ उसके साथ ही साथ वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे, जो भी उसे आगे करना है। बैंक की तैयारी, SSC की तैयारी या अदर मल्टीपल जॉब्स हैं जिनमें वो परस्यू कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। ठीक है। देखिए, कंपटीशन तो काफ़ी है, लेकिन कुछ ऐसी आज भी संस्थाएं हैं जहाँ पे आप तैयारी करके अपने आप को एक अच्छा और बेटर कैंडिडेट साबित कर सकते हैं। तो जैसा आपने ये बात बोली है कि आज भी अच्छी संस्थाएं हैं। जी बिल्कुल। क्या पहले संस्थाएं या पहले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे वो इतने अच्छे नहीं थे, या आज जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल जो हम लोग वाला सीन चालू हो गया है उसकी वजह से आप ऐसा बोल रहे हो, या ऐसा बोलने का आपका क्या विचार आया कि आपने जो बोला आज के टाइम पे जो संस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, मैं अपना उद्देश्य क्लियर करता हूँ आपको, आपके सामने। देखिए, पहले जो इंस्टीट्यूट होते थे वहाँ पे जब आप जाते थे, वहाँ पे आप फिजिकली बैठते थे, अपनी पढ़ाई करते थे, टीचर्स आप पे ध्यान देते थे, टाइम टू टाइम टेस्ट लेते थे आपका और पूछते थे। तो लेकिन अब क्या हो गया है, ज्यादातर लोग ऑप्ट कर रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग, क्योंकि वो एक तरीके से अफोर्डेबल भी है, टाइम सेविंग भी है और वहाँ पे लोगों को ज्यादा समझने का टाइम भी मिल रहा है। अच्छा, आपने ये जो ऑनलाइन कोचिंग की बात की है, आपको नहीं लगता है कि इस ऑनलाइन कोचिंग के चक्कर में कहीं ना कहीं हमारे अंदर से जो एक कॉन्फिडेंस था वो खत्म हो चुका है? जी बिल्कुल। क्योंकि जब आप फिजिकली जाके 2000, 1500, 100, 200 जो भी कोचिंग का
साइज होता है उस पर्टिकुलर कोचिंग के हिसाब से जब आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस में जाते हो कहीं, जी जी तब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो रादर देन कि आप अकेले एक स्क्रीन के सामने बैठकर पढ़ रहे हो। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये जो आप बता रहे हो ये बहुत बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन भी है, ऐसा मुझे लगता है। जरूरी नहीं है कि मैं सही हूँ, जी ओपिनियन सब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन जो आप ये बात बोल रहे हो कि ऑनलाइन चल रहा है, जी ऑनलाइन ऑनलाइन में ऐसा क्या है जो अब ऑफलाइन का जो इतना कल्चर है वो खत्म होता जा रहा है? पहला आपने बोला कि टाइम सेविंग है। जी देखिए जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि टाइम की कोई कैलकुलेशन होनी चाहिए, जितना अभी तक मैंने नोटिस किया है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि जो ऑनलाइन वाली बात है, अगर इसका गहन सही तरह से किया जाए तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन चुका है बच्चों के लिए। जी, मैं कंपैरिजन बताता हूँ आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में। जी। देखिए ऑनलाइन कोचिंग में आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टडी मटेरियल होता है, जिस पे आप मल्टीपल वीडियोस देख के आप सीख सकते हो। जिस टीचर से आपको सीखना है आप उससे सीख सकते हो। ऑफलाइन में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। ऑफलाइन में जो भी टीचर्स उस टाइम पे मौजूद है वही आपको कोचिंग देगा, वही उसी टीचर से आप सीख सकते हो। लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग में आप जिससे चाहे उससे पढ़ सकते हो। आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक यूट्यूब, अदर एप्स एंड अदर टीचर्स। अब जैसे आपने बताया कि क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टडिंग के, मेरा सबसे पहले यही सवाल निकल के आता है कि जब हम बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग की, जी तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो है ना कि बच्चे तो बहुत सारे कंज्यूम कर रहे हैं ये नॉलेज, लेकिन सिलेक्शन कितनों का हो रहा है? जी ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने रखी है सूर्यकांत जी। हाँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्लियर कट बात रखूंगा आपके सामने। देखिए इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में मेन डिफरेंस यही है कि बच्चे का कंसंट्रेशन कितना अच्छा है। जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं उनमें आपको मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि वहाँ की भीड़ भाड़, वहाँ पे अदर एक्टिविटीज बच्चे करते हैं बाहर। अदर एक्टिविटीज जैसे अदर एक्टिविटीज में जैसे इंक्लूड बच्चे आपस में ही कुछ कर रहे हैं या बाहर जाके कुछ कर रहे हैं या होटल में बैठ रहे हैं या कैफे में बैठ रहे हैं, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना सिक्योर है कि आपको घर पे ही रहना है, अपने लैपटॉप पे रहना है, अपने लैपटॉप पे देख के पढ़ाई करनी है। जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हो आप उससे ही पढ़ रहे हो, ये नहीं कि आप बार बार चेंज कर रहे हो। ठीक है, आपने जो बात बताई बहुत डीपली बताई है, मैं समझ पा रहा हूँ वो बात, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी समझ पाएंगे। जी बिल्कुल। आपने इंटर अपना जो 12th क्लास है वो किस साल में पास किया था? जी मैंने 2016 में इंटर अपना पास आउट किया 2016 में आपने अपना इंटरमीडिएट पास किया था। जी उस समय आप, जाहिर सी बात है जितना मुझे पता है ऑफलाइन ही आपने अध्ययन किया है ज्यादातर विषयों जी का। बिल्कुल। जितने भी आपने सब्जेक्ट रीड किए हैं, जिनका स्टडी किया है, वो सब ऑफलाइन था। जी ठीक है, और आज आप इतने बड़े पद पर हो जहां पर मुझे लगता है कि एवरेज अगर कोई बात की जाए तो इतना आसान नहीं है। पढ़ेगा, एग्जाम देगा, फेल होगा और रीअपियर करेगा, पास हो जाएगा, बट स्टिल इट इज नॉट दैट इजी। तो आप उस समय जब आप ऑफलाइन पढ़ते थे और आज के टाइम पे जब आप, जैसे आप बता रहे हो आप तैयारी अभी भी कर ही रहे हो किसी ना किसी चीज की, जी बिल्कुल, तो आज के टाइम पे और उस टाइम में आपकी सोच में क्या फर्क आया है कि आपको वो समय ज्यादा अच्छा लगता था जब आप एक 16 साल 17 साल के लड़के हुआ करते थे, या आज जब आप इतना ज्यादा ऑनलाइन मटेरियल, इतना ज्यादा ऑनलाइन डाटा आप कंज्यूम कर चुके हो एंड स्टिल आप कह रहे हो कि आप अभी भी अपीयर हो रहे हो? तो उसके बारे में क्या नजरिया है आपका, वो जानना चाहूंगा। देखिए मैं अपना नजरिया आपके सामने रखता हूँ। देखिए जब पहले का समय था, आज से लगभग 10 इयर्स एगो, 10 साल पहले, 10 साल पहले की बात है, तो तब इतनी ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं थी हमारे पास। ठीक है। जैसा कि हमारे व्यूअर्स भी जानते होंगे कि इतना नहीं चलता था ऑनलाइन पे। पहले कोचिंगें चलती थी ऑफलाइन, ऑफलाइन जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट में बैठ रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं और कॉलेज के साथ साथ भी चल रहा है। लेकिन अब ऑनलाइन मटेरियल इतना वास्ट हो गया है, ये इतना वास्ट प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से आपके पास मल्टीपल अमाउंट ऑफ स्टडी मटेरियल है कंज्यूम करने के लिए, जिसमें आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन मॉक दे सकते हो, ऑनलाइन डाउट क्लियर करा सकते हो। बिल्कुल। जी, आपके पास डिस्क्रिप्टिव भी है, आप डिस्क्रिप्टिव भी लिख के भेज सकते हो। ईमेल्स हैं उनकी, जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे सहायता के लिए, हेल्प के लिए हेल्प डेस्क है। जी बिल्कुल, आप जो बात बोल रहे हो सही बात। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि आजकल जो ऑनलाइन का चाल चलन चल रहा है, ये पढ़ाई कम और ये धंधा, एक बिजनेस ज्यादा बन गया है? नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि देखिए आप भी एक अच्छी खासी एज के इंसान हैं, आपको भी एक बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ एक
सीमित अनुभव है, जी बिल्कुल। उस अनुभव को मद्देनजर रखते हुए आप कैसे इन चीजों को देखते हो कि ये जो धंधा चल रहा है, जो बिजनेस चल रहा है इन द नेम ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, इन द नेम ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो बच्चे आजकल डाटा नॉलेज जो कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात कि बच्चे डाटा जो कंज्यूम कर रहे हैं वो लाखों में है, काउंट नहीं कर सकते हो आप, लेकिन वैकेंसीज के बाद सिलेक्शन आप भी जानते हो कितने ही लोगों का होता है। तो तब के कंपैरिजन में आज के जो आप ये ऑनलाइन वाली बात बता रहे हो, इससे आप कितना ज्यादा एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? नहीं, मैं एग्री करता हूँ इससे हाँ। कि पहले के अपेक्षा अब सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा टिपिकल हो गया है। टिपिकल से मतलब एक आसान वर्ड बता दीजिए कि आसान वर्ड यही है कि पहले ज्यादा आसानी से हो जाता था लोगों का, हाँ, अब कंपटीशन और पॉपुलेशन के हिसाब से हाँ। अब बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। पहले लोगों के पास लिमिटेड साधन थे, लिमिटेड चीजें थी, जी। तो उससे पढ़ के वो अपना सिलेक्शन लेते थे। और आज की डेट में जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लीजिए, वहां पे कट ऑफ का ही सारा खेल है। इतना कट ऑफ आई जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इतने ज्यादा हैं और वैकेंसी कम है। अच्छा, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कट ऑफ इतना ज्यादा है जी और कैंडिडेट बहुत कम है। जी बिल्कुल। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आज के टाइम पे जैसे आप बता रहे हो कि कंपटीशन ज्यादा हो गया है, जी मेरा जो नजरिया है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा देख के लगता है कि जब से सोशल मीडिया आया है, जी जब से हमारा जो इंडिया है वो डिजिटल हो रहा है, कहीं ना कहीं लोग पहले से ज्यादा आज के टाइम पे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो जो बच्चा पढ़ने में एक प्रॉपर एक विजन रखता है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही बनना है, या मुझे इस पर्टिकुलर पोस्ट की तैयारी करनी है, जी या मुझे XYZ ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, तो उसके लिए तो ये चीजें ज्यादा आसान है ना, क्योंकि 90% तो दुनिया, मैं कह रहा हूँ दुनिया की बात आप हटा दो, 90% इंडिया जो है वो इस समय स्क्रॉल कर रहा है जी सही फॉर बात नो कह रहे हैं। रीजन। बिल्कुल। आप देखोगे एक एवरेज जो स्क्रीन टाइम है इंडियन आदमी का वो 8 से 10 घंटे हो चुका है। जी बिल्कुल। 8 से 10 घंटे आप मोबाइल चला रहे हो, 8 घंटे आप सो रहे हो, बचे 8 घंटे आप उसमें क्या करोगे? आपके ऑड जॉब्स भी तो होते हैं। जी जी तो बिल्कुल। इस पर आप किस तरीके से देखते हैं और इस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? जी, इस पर मेरी यही टिप्पणी है कि जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म था और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें जो लोग आजकल डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ऑनलाइन में, तो उसमें ऑनलाइन के पास उनके पास काफ़ी चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, लेकिन जो एक अपने माइंडसेट से आ रहा है कि मुझे ये जॉब क्रैक करनी है, मुझे इसमें पढ़ना है, मुझे इसके लिए मेहनत करनी है, मुझे कुछ आगे बन के निकलना है, निखरना है, खुद को बड़ा बनाना है, तो वो आज भी पढ़ रहा है। उसके लिए सबसे बड़ा यही है कि मैं सेल्फ स्टडी करूं, उसके गोल्स अलग हैं, उसकी पहचान उसको अलग बनानी है। आपने जो बात बोली बहुत सही बात बोली है कि हर किसी का एक सपना होता है, हर जी किसी का जीवन में एक मकसद होता है, और स्पेशली उन बच्चों का जो अपने समय में, अपने रेगुलर समय में रेगुलर स्टडीज की तरफ एक ज़्यादा कंसंट्रेशन दिखाते हैं रादर देन अदर एक्टिविटीज़। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है इस समय, राइट नाउ? व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल? आप आगे क्या अचीव करना चाहते हो? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी इस टाइम पे परस्यू कर रहा हूँ यूपी पीसीएस। यूपी पीसीएस? जी, ये एक गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट होती है जो विद इन यूपी में कैंडिडेट्स को सेलेक्ट देती है, सिलेक्शन देती है। सिलेक्शन होता है जी, और यहाँ पे ऑफिसर रैंक का आपको बनाया जाता है। ऑफिसर रैंक से मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑफिसर रैंक का ग्रेड पे जो पीसीएस से सेलेक्ट होते हैं उनका ग्रेड पे 5400 होता है और उनका लेवल 10 होता है। ये एक पे मैट्रिक्स होता है कि कितनी आपकी सैलरी बनेगी। जी, तो अभी जैसा आपने जो बताया यूपी पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो, 5400 ग्रेड पे होता है, जी जी इन सभी चीज़ों को अगर हम हटा दें जी तो उसके अलावा और क्या पर्क्स होते हैं या और क्या एडवांटेज होता है इस जॉब का जिसकी आप तैयारी कर रहे हो? जी, देखिए मैं बताता हूँ, इसके एडवांटेज तो काफ़ी होते हैं। जैसे कि आपका पहला एडवांटेज यही है कि आप एक रेप्यूटेड ऑफिसर बनते हो, तो आपके नीचे कार्यरत करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी होती है, तो उससे आपकी पावर में भी बढ़ोतरी होती है। उसके साथ ही साथ आप जहाँ जिस सेगमेंट में आप हो या जिस डिपार्टमेंट में आप हो, वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, आपने बोला पावर बढ़ती है, जी किस तरह की पावर बढ़ती है? पावर का जो मतलब है, पावर का यहाँ पे किस तरीके से आप पावर को लेते हैं कि यहाँ पावर बढ़ती है? जी, पावर को इस तरीके से मैं बताता हूँ
जैसे कि अभी आप जाओगे नॉर्मल डिपार्टमेंट्स में, जैसे नॉर्मल आप डिपार्टमेंट मतलब? नॉर्मल डिपार्टमेंट इन द सेंस, मान लीजिए आपको कोई काम है, जैसे आपको अपना हेल्थ चेकअप ही कराना है, तो अगर आप एज अ नॉर्मल पर्सन जाते हो वहां पे, तो आपको काफी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है, काफी लाइन देखनी पड़ सकती है, उसके बाद आपका नंबर आएगा। साधारण लोगों के साथ ऐसा ही है। लेकिन अगर आप एक रेप्यूटेड ऑफिसर रैंक पे जाते हो, तो आपकी पहचान हर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बढ़ती है। लोगों को लगता है कि हाँ, ये तो डिपार्टमेंट के हैं, इनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन जी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि एक आम आदमी जब इस तरीके की चीजें अपने सराउंडिंग में देखता है जी तो उसको खराब लगता है? जी इस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? क्योंकि ये चीज आजकल बहुत जगह होती है कि लोग 1 घंटा 2 घंटा लाइन लगाकर बैठे हैं किसी भी जगह। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं दूंगा, लेकिन अचानक से 2-3 लोग आते हैं और वो सबसे पहले चले जाते हैं, और जो 2 घंटे से लाइन में बैठे हैं वो बैठे ही रहते हैं। जी जी। इसके देखिए दो पहलू होते हैं सूर्यकांत जी, इसके दो पहलू हैं। इसको देखने का नजरिया अलग अलग होता है लोगों का। कुछ लोग इसको एज अ डिसएडवांटेज देखते हैं, कुछ लोग एडवांटेज देखते हैं। जो अभी युवा हैं वो इसको ऐसे देखते हैं कि देखिए उसने इतनी मेहनत की और वो इतना आगे बढ़ गया, और आज हम यहाँ पे रह गए क्योंकि हम मेहनत नहीं कर पाए, और जिसने मेहनत की वो आगे बढ़ गया और देखिए वो उसको लाइन से ज्यादा आगे प्रायोरिटी ज्यादा मिल आगे रही है। निकले। तो ये एक मोटिवेशन का भी विषय है लोगों के लिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसका जवाब दिया है कि लोगों को जब उनके आसपास ऐसी घटना कोई घटित होती है तब उन्हें मोटिवेशन लेना चाहिए। जी तो ये जो आपने बात बोली है, आप इस बात से कितना सहमत हैं? जी मैं पूरी तरह सहमत हूँ इस आप बात पूरी से। तरह से सहमत हैं? आप पूरी तरीके से ये बात मानते हैं जी कि ये एक पॉजिटिव नजरिया है? जी समाज को इस एंगल से भी देखना चाहिए, हर समय इस तरह से ही नहीं देखना चाहिए कि अरे वो वीआईपी आ रहा है या जी कोई बिल्कुल ऑफिसर आ रहा है। आप भी पढ़ लिख कर ऑफिसर बनो, बने अपने बिल्कुल। माता पिता को प्राउड फील कराओ, और अपना जो परिवार है उसको एक अच्छा जीवन दो। बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया आपने बात बताई है। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि अगर आज के टाइम पे आपसे मैं ये बोलूं कि मुझे मानस 3 ऐसी सरकारी नौकरी बताइए जो आज के टाइम पे सबसे अच्छी हैं। अब कोई भी नौकरी अच्छी कैसे होती है? सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट एक होती है इंसान का, उसका होता है मनी, उसका जो सैलरी, उसका पे आउट। सेकेंड चीज, उस नौकरी के एडवांटेज और उसका पर्क। थर्ड चीज कि उसके आसपास उस नौकरी का जो माहौल बनता है उसका उसकी पर्सनल लाइफ पे पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए। तो ऐसी 3 नौकरियां अगर आपके जहन में है तो आप बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहली जॉब जो मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ कि पहली जॉब, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो सबसे बढ़िया और अच्छी जॉब है आपके लिए यूपी पीसीएस, जो कि यूपी पीएससी के माध्यम से लोक सेवा आयोग इसका चयन करता है, जहां से आपको इसमें एंट्री मिलती है। इसमें 3 तरीके के एग्जाम होते हैं आपके। पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है, और तीसरा इंटरव्यू होता है। ठीक है। तो अलग अलग पैटर्न पे चलता है ये। इसमें ऑप्शनल होते हैं और कई चीजें होती हैं। दूसरी जॉब मैं जो रिकमेंड करूंगा आपको सूर्यकांत जी, वो ये रहेगी कि एसएससी। एसएससी जी, ये कर्मचारी सेवा आयोग होता है। जैसे कि वो लोक सेवा आयोग होता है, इसमें से कर्मचारी सेवा आयोग है। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक इंस्पेक्टर लेवल, मतलब ऑफिसर रैंक की नहीं मिलेगी, लेकिन इंस्पेक्टर लेवल की आपको जॉब यहाँ से मिल सकती है। इसमें से सबसे अच्छी जॉब जो मानी जाती है एसएससी सीजीएल की, वो होती है एएसओ। एएसओ का मतलब? एएसओ का मतलब होता है असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर, ओके। जिसका हेड ऑफिस होता है आपका दिल्ली में। हाँ। तीसरी जॉब मैं आपको बताना चाहता हूँ बैंक की जॉब। बैंक की जॉब जो होती है उसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आपको अपनी प्रिपरेशन तैयारी स्टार्ट करनी है। विद इन 6 to 8 months आप अपनी तैयारी करिए। तैयारी करने के बाद उनका जो पैटर्न है, उनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो बहुत ही छोटा है। उसमें आपको प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है और इंटरव्यू देना है। लेकिन उनकी जो हायरार्की है वो काफी अच्छी है। जैसे कि आप क्लर्क के लिए जा सकते हो, जैसे कि आप बैंक मैनेजर के लिए जा सकते हो। तो इसमें बैंक मैनेजर एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर आप ज्वाइन करते हो। वहां पे 3 साल नौकरी करने के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे आ जाते हो। ठीक है। आपने ये जो 3 नौकरियां बताई हैं, मुझे लगता है आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने शिक्षा और ऐसी बहुत चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बताई हैं जो मैंने पूछी भी थी, और जिनका जहन में आपके कहीं ना कहीं उन चीज़ें आपके पास हैं। लेकिन आपको अगर इन तीनों में से कोई एक नौकरी चुननी हो, पहली पीसीएस, दूसरी एसएससी और तीसरी आपकी बैंक,
आप इन तीनों में से अब किस में स्विच करना चाहोगे अगर आपके पास ऑप्शन होता? जी 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 देखिए देखिए, पीसीएस तो आप कर ही रहे हैं, जी जी बट स्टिल अगर आप उसको काउंट करेंगे कि नहीं मैं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे वो चीज चाहिए ही चाहिए, जी तो बिल्कुल भी कोई इशू नहीं। तो इन तीनों में से आप क्या सेलेक्ट करोगे? जी देखिए, पहली प्रेफरेंस तो हमेशा से पीसीएस ही रहा है। मैंने प्रीलिम्स दिया था पिछले ईयर का, प्रीवियस ईयर का, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उसमें। कुछ नंबर से ही मेरा प्रीवियस ईयर में सिलेक्शन नहीं हो पाया सूर्यकांत जी। तो देखिए, एसएससी भी मैंने किया, एसएससी का फॉर्म भरा था मैंने, प्रीवियस ईयर का एसएससी भी दिया। तो एसएससी सीजीएल में भी मेरे कुछ ही नंबर रह गए थे। ये मान के चलिए कि 12 नंबर 13 नंबर से मैं नहीं कर क्वालिफाई कर पाया। ठीक है। बैंक के लिए मैंने ट्राई नहीं किया कभी, लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि मुझे अगर सिलेक्शन के लिए जाना है तो मैं बैंक को ऑप्ट करना चाहता हूँ। मैं ये चाहूंगा कि मैं जो प्रेफरेंस वाइज देखूं तो मैं थर्ड ऑप्शन चुनूंगा। थर्ड ऑप्शन बैंक? जी बैंक। देखिए, बैंक चुनने का मेरा सीधा सीधा मतलब ये है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही छोटा है, जिसमें आपको 6-7-8 महीने पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको प्रीलिम्स देना है, फिर मेंस देना है और इंटरव्यू देना है, जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस का पीरियड जो है, ड्यूरेशन जो है वो छोटा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। बाकी जो अदर अदर एग्जाम्स हैं उनमें आपका टाइम बहुत लंबा है। पहले आपको प्रीलिम्स देंगे, फिर 4 महीने बाद मेंस लेंगे, फिर 3 महीने बाद इंटरव्यू लेंगे। लेकिन बैंक जो है वो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में सरकारी नौकरी के लिए तैयार करता है। ठीक है। प्राइवेट नौकरी को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप प्राइवेट नौकरी को किस नजरिए से देखते हैं? और क्या आपके हिसाब से जो प्राइवेट नौकरी होती है वो सही होती है? मतलब आपकी क्या राय है, या आपके जो भी साथ में कलीग्स हैं, जब भी आप लोग एक गहरे डिस्कशन में जाते होंगे, क्योंकि एज ह्यूमंस हम लोगों को बातें करना बहुत पसंद होता है, एक दूसरे के प्रोफेशन पे, एक दूसरे की चीज़ों पे। कुछ लोग आलोचना करते हैं, कुछ लोग तारीफ करते हैं। तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय को किस नज़रिए से देखता है? जी देखिए, ये तो सही बात आपने कही कि कुछ लोग आलोचना करते हैं, कुछ लोग तारीफ करते हैं। देखिए, मैं आलोचना बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ तो प्राइवेट नौकरी वालों को मैं बुरा बोलूँगा या कुछ भी कहूँगा। देखिए, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। दूसरी बात कि प्राइवेट नौकरी भी अपनी जगह पे बहुत अच्छी होती है। ये मान के चलिए कि सरकारी नौकरी वालों की इनकम कम होती है, बल्कि प्राइवेट में अच्छे-अच्छे पैकेज मिलते हैं। 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, जिस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन होती है, उस हिसाब से प्राइवेट नौकरी में आपको पैकेज मिलते हैं। तो प्राइवेट नौकरी अपनी जगह है और सरकारी नौकरी अपनी जगह है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि सिक्योरिटी पर्पज से, तो सरकारी में आपको सिक्योरिटी पर्पज से बिल्कुल ज्यादा मिलता है। बिल्कुल आपने सही बात बोली। और ये सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के बीच में पैसा अगर हम इग्नोर कर दें, पर्क्स एडवांटेज हम इग्नोर कर दें, उसके बीच में जो एक सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी जो दीवार होती है जी, वो यही चीज है जो आपने बोली है, उसे है बोलते हैं सिक्योरिटी। जी, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी। प्राइवेट नौकरी में एक जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है जितनी एक सरकारी नौकरी में होती है। बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है। कहीं ना कहीं आपका जो डिस्कशन है सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी को लेके, वो इसी चीज से उसमें एक लाइन ऑफ मार्जिन आ जाता है। जितना इतना सा भी अगर डिफरेंस आ जाता है तो वो सबसे पहला रीजन यही है, जॉब सिक्योरिटी। जी बिल्कुल। बहुत बहुत मानस, आपने बहुत बढ़िया तरीके से इस बात को बोली है। मुझे अब आपसे ये जानना है कि शादी को लेके आपका क्या विचार है? देखिए, शादी को हमारे समाज में एक बंधन माना गया है। बंधन माना गया है। जी बिल्कुल। ये एक सालों तक चलने वाला बंधन है, एक बहुत ही ज्यादा पवित्र बंधन पवित्र बंधन है। बिल्कुल आपने सही बात रखी अपनी। आप जैसे अभी आपने बात की प्राइवेट नौकरी की, सरकारी नौकरी की, जब एक लड़का, क्योंकि आप एक लड़के हैं तो मुझे लगता है आपसे ये सवाल पूछना उचित होगा जी, और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि उन्होंने भी जब शादी की होगी तब उन्हें इस सवाल का जवाब देने में थोड़ी सी तो झिझक हुई होगी, या ऐसा हुआ होगा कि भाई सबसे पहले यही सवाल क्यों पूछ रहे हो? आप एक लड़के होते हुए जब आपसे कोई शादी के लिए बातचीत चलाने आता है तो वो आपको देखे बिना या आपकी अपीयरेंस को पहचाने बिना वो सबसे पहले ये पूछता है कि आप करते क्या हो। जी बिल्कुल। आप करते क्या हो एक बहुत अच्छा सवाल है कि आप क्या करते हो। भाई आपका ऑक्यूपेशन क्या है? किसी की शादी होगी तो वो लड़का जिम्मेदार है नहीं है, कमाता है, वो अच्छी चीज है, लेकिन
जब हम लोग ये बोलते हैं कि आप करते क्या हो, या जब हमसे पूछा जाता है कि आप करते क्या हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसका ये मतलब होता है कि क्या आप एक सरकारी नौकरी हो, क्या आपका जो पेशा है वो एक सरकारी नौकरी का है, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने की गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। जी इसको आप किस एंगल से देखते हो? जी। शादी में बेशक ये आपने बिल्कुल सही बात रखी अपनी, कि जो भी लोग देखने आएंगे, लड़का देखने आएंगे, उनका पहला ही क्वेश्चन ये होता है कि क्या करता है लड़का, क्या वो सरकारी जॉब करता है या वो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है। ठीक है। देखिए ये 2 क्राइटेरिया है, बल्कि आप ये मान के चलिए कि लोग प्राइवेट की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपनी लड़की की शादी सरकारी में करेंगे, जो सरकारी में काम करता हो या वो सरकारी की तैयारी कर रहा हो, ताकि तैयारी के बाद वो सिलेक्शन उसका हो जाए, उसके बाद उसकी शादी हो जाए। आप जो बात बोल रहे हैं ये सुनने समझने के लिए तो बहुत अच्छी है जी कि सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी में ही कहीं ना कहीं जो लड़की वालों का झुकाव होता है वो एक सरकारी नौकरी वाले की तरफ ही भागता है। इससे मेरे व्यूअर्स भी सहमत होंगे, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत गलत बात मैं बोल रहा हूँ। जी लेकिन आप जब ये बोलते हैं कि सरकारी नौकरी ही, ज्यादातर ऐसे बोलते हैं कि सब लोग सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, तो शादी तो प्राइवेट नौकरी वालों की भी होती है, जी शादी तो बिजनेसमैन की भी होती है, माफी चाहूंगा लेकिन शादी तो रिक्शे वालों की भी होती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मानता हूं कि हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की परिस्थिति अलग होती है, लेकिन एक नौकरी के आकलन पर इन सब चीजों का मुझे लगता है कि जो स्टेटमेंट होते हैं वो देना सही नहीं है। देखिए मैं इस पे आपको बताना चाहूंगा सूर्यकांत जी, कि इस पे जो मेरा सुझाव है वो इस तरीके से मेरा नजरिया आपके सामने रखूंगा कि देखिए, जब आदमी रिश्ता करने आता है आपके घर, जब आपसे पूछा जाता है आप क्या करते हो, जब वो सामने से पूछ रहा है आप क्या कर रहे हो, कि प्राइवेट में हो, सरकारी में हो या तैयारी कर रहे हो, तो अगर उसकी बेटी है तो वो ये चाहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह करूं जिसके पास जॉब सिक्योरिटी हो, कि कल को प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, अगर अच्छी जॉब है तो नो डाउट बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नॉर्मल जॉब है तो कल को जॉब सिक्योरिटी नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि वो गलत जगह शादी कर दे। इसलिए ज्यादातर लोग ट्राई करते हैं कि उनको सरकारी दामाद मिल जाए जहां वो अपनी शादी कर दें। बिल्कुल आपने सही बात बोली, मुझे इस पर्सपेक्टिव से कोई दिक्कत नहीं है, ये नजरिया एकदम सही है। कल को मैं भी अगर एक बेटी का पिता बनूंगा तो मैं अपनी बेटी के लिए यही चाहूंगा, एक बेहतर भविष्य की कामना करूंगा। अब मेरी बेटी अगर किसी से शादी करेगी तो मैं जाहिर सी बात है चाहूंगा कि उसकी जॉब सिक्योरिटी हो, प्राइवेट सरकारी वो एक डिफरेंट मैटर है, बट कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी हो या जो भी हो, अच्छे से भविष्य में कोई तकलीफ ना हो। ये मेरी एज अ फादर एक बहुत प्राइमरी चीज रहेगी, कंसर्न रहेगा, एक प्राइमरी प्रायोरिटी रहेगी जो मैं अपनी बेटी की तरफ रखता हूँ। अब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे शादी हो गई, सरकारी नौकरी हो गई, ये सभी चीजें तो चाल चलन में ही है। एक चीज और ऐसी है जो इस समय जिसके बारे में लोग बिल्कुल भी बात करते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आई डोंट नो। बहुत से लोग 10-10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मतलब जब वो 20 साल के थे तब उन्होंने नौकरी की तैयारी करना चालू किया था, आज वो 30 साल के हैं एंड स्टिल दे आर वर्किंग टू हार्ड फॉर दैट वन पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए मैं इस पे अपना नजरिया जाहिर करता हूँ आपके सामने। देखिए ये एक अच्छी बात है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, और कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, 1 साल तक 2 साल तक। देखिए कोई भी एग्जाम हो, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी जॉब हो, अगर आप उस फील्ड में जा रहे हो तो आप अपना एक माइंडसेट लेके जाओ कि मुझे 2 साल या 3 साल इसमें देने हैं। अगर मैं यहाँ से कुछ करके निकलता हूँ तो मैं इसमें रहूंगा, वरना मैं अपने आप को किसी अलग चीज में ढालूंगा। उसमें ही आप रम मत जाओ कि मैं हाँ इसको अपना लिया कि 20 में मैंने तैयारी चालू की और मैं 30 साल का हो गया हूँ, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी, आपके पेरेंट्स भी हैं, आप पे डिपेंडेंट हैं वो लोग, तो आपको अदर जॉब के लिए जाना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही हाथ धो के पीछे पड़ गए हो गवर्नमेंट जॉब के कि नहीं हमें करनी है तो मतलब करनी है। अच्छा, एक चीज होती है कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है जी, एक चीज होती है कि आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं आपको सरकारी नौकरी ही करनी है। जी। इस नजरिए पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए इस पे मैं बता दूं कि दबाव बनाने से किसी भी कैंडिडेट को ऐसा नहीं है कि उस पे दबाव बनाया तो वो कर ले जाएगा। दबाव की जरूरत नहीं है, उसकी हेल्प करें,
उनको मोटिवेट करें। हेल्प किस तरीके से कर सकते हैं? हेल्प कई तरीके की होती है, आर्थिक मदद कर दीजिए, मेंटली मदद कर दीजिए, उनको मोटिवेट करिए कि हाँ आप कर सकते हो, आप करोगे। ये नहीं कि आप उसको प्रेशराइज कर रहे हो। देखिए पीयर प्रेशर है, पीयर प्रेशर हमारे आजकल के युवा में काफी देखा गया है कि उनके ऊपर पेरेंट्स का दबाव आ रहा है, Definitely. या कहीं रिश्तेदारों का दबाव आ रहा है, कहीं उनसे पूछा जा रहा है मतलब कि कुछ हाँ ना कुछ उनके ट्रिगर पॉइंट बने हुए हैं जी, जिन्हें जी। वो डेली कोई ना कोई आके उन्हें जनरेट कर देता जी है। देखिए उसको एज अ वीकनेस नहीं, उसको एज अ स्ट्रेंथ लेना चाहिए। कैंडिडेट के लिए आप स्ट्रेंथ की तरह काम करिए तो वो सेलेक्ट हो पाएगा। बिल्कुल सही बात बोला। किसी भी व्यक्ति जो इतने सालों से तैयारी कर रहा है, उसको ये समझना चाहिए कि उसका एक परिवार है जो उस इंतजार में बैठा है कि कब हमारा बेटा, कब हमारे घर का बच्चा एक अच्छा भविष्य, एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ेगा, कब वो ऐसा दिन आएगा जब हमको थोड़ा सा भी पेरेंट्स जो हमारे होते हैं वो प्राउड फील करेंगे। तो जो भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं उनको शुभकामनाएं हैं इनकी तरफ से, मेरी तरफ से, सबकी तरफ से। लेकिन आप जिंदगी मत अपनी दीजिए, क्योंकि 10 साल का पीरियड एक बहुत लंबा अरसा होता है ये समझने के लिए कि आपको किस चीज का चयन करना है कि नहीं करना है। अब देखिए ये एक ऐसी चीज है क्योंकि इस पर बात कोई नहीं करता है जी लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में ये चीज चलती रहती है। तो जब हम बात करते हैं कि सरकारी नौकरी, बहुत से लोग मतलब सरकारी जी नौकरी आजकल ये जी। बज हो गया है। और आजकल आप सोशल मीडिया पे भी देखोगे तो मल्टीपल रील्स आ रही हैं जी कि बिल्कुल 6 महीने लग जाओ जिंदगी हाँ सुधर जाएगी। तो जो लोगों का नजरिया है कि 6 महीने लग के हम जिंदगी सुधार लेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग कहीं ना कहीं और अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी वीडियो से इन्फ्लुएंस हो रहे हो जिसका आपकी जिंदगी में कोई रेलेवेंस ही नहीं है। जी आप ऑल ऑफ अ सडन आप बैठे हो, आपको करना कुछ और था, आपने रील देखी, वो रील ने आपको इतना मैनिपुलेट कर दिया, उस वीडियो ने आपको इतना मैनिपुलेट कर दिया, आप अननेसेसरी उस जोन में चले गए जो आपके लिए बना ही नहीं है। अब ये बात मैं नहीं डिसाइड कर रहा हूँ, ये जी बात आप खुद डिसाइड कर रहे हो, क्योंकि अगर आपके लिए वो जोन बना होता तो भाई आप तैयारी कर रहे होते ना। बिल्कुल सही बात है। आप 27-28 साल के बाद जो लोग स्टार्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, जी मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कुछ भी मैं गलत ऐसा समाज की तरफ या किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ जिससे किसी भी व्यूअर को बुरा लगे। लेकिन 27-28 साल के बाद अगर आप किसी चीज की तैयारी करने जा रहे हो तो फिर उसमें भी एक लिमिट लेके चलो। तो ये समाज का बहुत बड़ा एक वो है। जी बट खैर, आपने जो बातें बोली हैं वो बहुत अच्छी बोली हैं। एक पॉजिटिव साइड गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो हर कोई जानता है, हम क्या थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड जान सकते हैं कि आपको ऐसा महसूस हुआ हो पिछले 5 साल से आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बिल्कुल आपको ऐसा क्या लगा कि यार इतना एडवांटेज है, इतना रिस्पेक्ट है, कम्युनिटी में लोग जानते हैं, जब आप जाते हो तो लोग आपसे अच्छे से बात करते हैं जस्ट बिकॉज कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या देखने को मिला है, और क्या मिला है वो ऐसा है या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए एज सच निगेटिव इम्पैक्ट कुछ है तो नहीं जी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आजकल सरकारी जॉब में भी उतनी ज्यादा छूट नहीं रह गई है। किस तरीके की छूट की बात कर रहे देखिए हैं? छूट जैसे मैं पहले की बात करता हूँ कि आज से 10-15 साल पहले तक इतना वर्क नहीं था, इतना वर्कलोड नहीं था। लोग कहते थे कि अरे प्राइवेट में तो इतना काम है, इतना काम है, सारा दिन है। सरकारी को लोग हमेशा से यही कहते हाँ आए हैं कि काम नहीं हो, जबकि सरकारी दफ्तरों में जी जाके आप एक बार देखिए, करने को इतना काम बहुत है। काम है जी और उनके एम्प्लॉयज से पूछिए कि वो लोग कितना काम करते हैं। ये तो खैर लोगों ने एक अपनी गलत राय बना जी रखी, जी। बट फिर भी कंटिन्यू करिए आप। देखिए लोगों की विचारधारा यही है, शुरुआत से यही रहती आई है कि सरकारी में ज्वाइन करेंगे, आराम से बैठेंगे और कुछ करेंगे नहीं और सैलरी लेंगे। जैसे कि एक उन लोग का वो भी चलता है कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। काम करेगा अगला, जी, बहुत ये बहुत सुना सही होगा बात आपने बोली आपने कि, और ये सब चीजें चलती हैं। तो चलती है। प्राइवेट जॉब में लोग काम करते हैं, उनको इंसेंटिव मिलता है और मेहनत करते हैं वो। लेकिन आजकल सरकारी डिपार्टमेंट में आपको एक तो इंसेंटिव मिलना नहीं है, दूसरा आपके ऊपर वर्कलोड ना कि इक्विवेलेंट भले ना हो लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्यादा काम अब आ गया है। देखिए काम पहले भी था, जी। काम आज भी है, और सरकारी दफ्तरों में काम हमेशा रहेगा। जी बिल्कुल। ये बात सिर्फ एक सरकारी एम्प्लॉय ही समझ सकता है, क्योंकि वो उस एम्प्लॉय
जो होता है वही उस ऑफिस में जाता है। जो व्यूअर है वो केवल कहीं सुनी बातों पर या बिना देखे कोई भी टिप्पणी करना गलत ही होता है। जी प्राइवेट नौकरी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग बुराई बहुत करते हैं, तारीफ बहुत कम लोग करते हैं, और हर नौकरी से उसको लोग कंपेयर करने लगते हैं। अब प्राइवेट नौकरी में तो मुझे लगता है ज्यादा जल्दी प्रमोशन होता है, बिल्कुल सही बात। इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। जी। लेकिन सरकारी नौकरी को ही लोग क्यों टारगेट करते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा वो देखिए, बताइए। प्रमोशन का जो सिस्टम चलता है हाँ। गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के प्रमोशन का क्राइटेरिया सेट है। जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जो प्रमोशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। जी, जिस भी डिपार्टमेंट में आप हो, हाँ। जिस भी परीक्षा क्वालिफाई करके आप आए हो, उसमें जो आपकी मेरिट रहेगी उसके आधार पे आपकी सीनियरिटी बनेगी, ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से बनेगी, और उसमें से आपको प्रमोशन होगा। ठीक तो है। कई बार क्या होता है कि जनपद टू जनपद, यानी जिला, जिसे जिला जिला बोलते हैं। जी, तो वहां पे अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि यहाँ पे सीनियरिटी से ले रहे हैं, या वहां पे डेट ऑफ बर्थ से ले रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि मंडल टू मंडल होता है। जैसे कि हमारे यूपी में एक प्रयागराज मंडल है, एक कानपुर मंडल है, लखनऊ मंडल है, इस तरीके से चलता है। ठीक है। प्रमोशन का ये क्राइटेरिया बना रखा है। तो आपसे बात करके मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जैसे मुझे बहुत कम पता था जी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। भाई आपने बहुत अच्छे से चीजें डिस्क्राइब की हैं, बहुत अच्छे से चीजों को समझाया है कि लोगों का जो नजरिया होता है सरकारी नौकरी के प्रति, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोग बिना सोचे समझे एक एलिगेशन लगा देते हैं कि सरकारी में क्या है, कुछ नहीं है, सरकारी में काम नहीं है। तो ये सब बहुत गलत चीज है। आप कितना सहमत हैं इन सब चीजों से? देखिए, एलिगेशन तो नहीं लगाना चाहिए। हाँ। जब आप एक थर्ड पार्टी व्यू रख रहे हो कि आपका पीओवी बाहर से है, तो आप उस पे कोई एलिगेशन मत लगाओ। क्योंकि मतलब मुझे लगता है ये एक बहुत पॉइंटलेस चीज है, क्योंकि अगर मैं किसी ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ या किसी ऐसी जगह के बारे में बात कर रहा हूँ जहां पर मैं गया ही नहीं हूँ, जी बिल्कुल। तो फिर मेरी राय का कोई उद्देश्य ही नहीं, मतलब औचित्य ही नहीं बनता है। जी, वो बिल्कुल बिल्कुल, सही है। वो वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस एडवाइस होगी जो हम उस चीज के बारे में बोलेंगे। जी सही कह रहे हैं आप। लेकिन मानस, आपसे बात करके आज मुझे इतना अच्छा लगा। आज मैंने इतना ज्यादा, कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो एक कंफ्यूजन था कुछ चीजों को लेकर के, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, आज आपसे बात करके अब ये समझ में आ रहा है कि लोग जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है और जो रियल लाइफ में भी होता है, तो कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये वीडियो देख के, ये पॉडकास्ट सुन के लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि एक अच्छा नजरिया निकलेगा। जिसको प्राइवेट सेक्टर की तरफ झुकाव है वो प्राइवेट सेक्टर की ओर बढ़ेगा, जिसको सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बनेगा। एक फाइनल क्वेश्चन, आप किसी को भी, हर वो आदमी जो आज 22 से 23 साल का है, एक नौकरी ढूंढ रहा है, सिर्फ एक नौकरी की तलाश में है, अब उसको कोई आप जैसा व्यक्ति मिलेगा जो शिक्षित है, जो एजुकेटेड है, वो ये सलाह देगा कि यार 23 साल के हो, साइड हसल कर लो, मेन फोकस गवर्नमेंट जॉब पे रखो। या कोई एक मेरे जैसा बंदा मिलेगा जो एक प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय है और ये बोलेगा कि साइड हसल रखो और साथ में प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करते रहो और लाइफ ऐसे चलती रहेगी। आपके अकॉर्डिंग क्या आप एडवाइस दोगे उस 22 से 23 साल के बच्चे को जो अभी भटका हुआ है, जो अभी लाइफ में एक सिर्फ और सिर्फ एक लाइट की तलाश है उसे, कि एक रोशनी दिख जाए जिसका वो पीछा करता चला जाएगा? जी देखिए, मैं बताता हूँ कि इसमें उस पर्टिकुलर जो भी कैंडिडेट है उसको करियर ओरिएंटेड होना पड़ेगा। बहुत सही बात बोली। देखिए, उसका जो भी मार्गदर्शन जो भी कोई भी करेगा, तो उसको पहले अपना करियर चुनना पड़ेगा कि मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे आगे क्या बनना है। पहले उसको ये क्लियर कट रखना पड़ेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, कि मुझे इंजीनियर बनना है, कि मुझे लॉ करनी है, या मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, कि गवर्नमेंट में बैंक ज्वाइन करना है, किसी भी चीज को करने के लिए एक इंसान का, एक बच्चे का, एक व्यक्ति का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग से ही नहीं जीत पाएंगे तो मुझे नहीं लगता है आप इस दुनिया में कोई भी जंग जीत पाएंगे। जी बिल्कुल सही बात। क्या आप इस मेरी बात से सहमत हैं? जी मैं सहमत हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मानस, आप आज पॉडकास्ट पर आए, आज आपने इतना महत्वपूर्ण अपना समय निकाला अपने डेली शेड्यूल में से, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जो भी बातें आज यहाँ पर पॉडकास्ट में हुई हैं
वो इनका सेल्फ ओपिनियन है। जैसे सबका, जितने भी भारत में लोग रहते हैं उन सबका एक डिफरेंट ओपिनियन है, वैसे ही इनका भी एक अपना ओपिनियन है। कोई भी ऐसी बात अगर आपको लगती है कि इस बात पर दोबारा चर्चा होनी चाहिए तो आप वो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मानस कि आज आप आए हैं। मैं, अगर आप इनसे बातें सुन के, इनकी विचारधाराओं को जानने के बाद अगर आपका इनसे मन करे पर्सनली कनेक्ट होने का, तो मैं इनकी सोशल मीडिया के जो लिंक होते हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत बहुत प्यार दीजिए। पिछले पॉडकास्ट में आपने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मैं एक न्यू क्रिएटर हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके इस पॉडकास्ट का जो भी सबसे अच्छा पार्ट हो वो मेंशन करिएगा। और अगर आपको इनसे पर्सनली जुड़ना है तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर दीजिएगा, आप लोग बात कर सकते हैं। जो भी नया एस्पिरेंट आ रहा है, इनसे कोई सलाह लेना चाहता है, वो भी इनसे जुड़ सकता है। हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ है। जय हिंद।